मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, अभी आपने पहले प्रीवियस मैप में देखा कि इंडिया सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स है टीबी के बारे में। अगर हम इंडिया टीबी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेटा जो अवेलेबल है वो ईस्टर्न यूरोप है, सरप्राइजिंगली रशिया और वो सब कंट्रीज़ में इंडिया टीबी ज़्यादा है। लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जब भी देखे जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, और हमारे यहाँ अंडर रिपोर्टिंग होता है, इतने न्यूज़पेपर में आते नहीं हैं, इतने रिपोर्ट नहीं होते, इसलिए हमको लगता है कि हमारे यहाँ कम पेशेंट्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स है एमडीआर टीबी, और सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में कहीं पे भी है तो वो है मुंबई। मुंबई में सबसे ज़्यादा ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। मैंने दिल्ली के स्टैटिस्टिक्स देखे हैं, मैंने अपने मुंबई के स्टैटिस्टिक्स देखे हैं, और मुंबई में जितना ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है वो कहीं पे भी नहीं है पूरे इंडिया में। तो हम लोग काफ़ी हाई रिस्क पे है इस प्रकार का टीबी के लिए। और आप देखेंगे कि जितने 2011 में सब पेशेंट्स आए, सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पेशेंट वो बोल रहे हैं इंडिया में, और स्टैटिस्टिक्स में दिखाई दे रहा है कि 60,000 के ऊपर, उससे ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। बॉम्बे में भी सबसे ज़्यादा है ये। और टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल आया था, इंडिया हैज़ द मोस्ट एमडीआर टीबी पेशेंट्स, जो WHO ने कहा है कि सबसे ज़्यादा। हमें हमेशा पता है कि जो भी हमारे यहाँ स्टैटिस्टिक्स आता है वो अंडर रिपोर्टिंग होता है, तो अगर उन्होंने 73,000 पेशेंट बोला है तो डेफिनेटली उससे काफ़ी ज़्यादा अपने कंट्री में है। फिर ये जो आया था, हम सोचते हैं ये एमडीआर टीबी क्या रियली किसी को अफेक्ट करता है? जब तक हमारे फैमिली में नहीं होता है वो बाहर की डिजीज़ है, हम लोगों को कुछ अफेक्ट नहीं होता है उससे। यही टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने देखा, सीबीएसई टॉपर, शी डाइड ऑफ एमडीआर टीबी, गुजर गई। मतलब जो टॉपर है, जिसकी लाइफ में आगे बहुत कुछ अचीव करना है, कंट्री के लिए बहुत कुछ योगदान दे सकती है, वो ही लड़की आज गुजर गई वो बीमारी की वजह से। तो ये उसकी बीमारी नहीं है, ये अपनी बीमारी है, क्योंकि आज ये प्रॉब्लम किसी के भी घर में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में नहीं होगा, हम लोग अच्छे से रहते हैं, हम लोग क्लेanलीनेस रखते हैं, तो हमको कैसे होगा? नहीं, ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकता है। और सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो डॉक्टर्स में हो रहा है। जब भी हम मेडिकल कॉलेजेस में रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, तो हमारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं, रेसिडेंट डॉक्टर्स रहते हैं, उनको हमें बहुत चेतावनी देनी पड़ती है, क्योंकि वो पेशेंट्स के सबसे नज़दीक रहते हैं, इन एंड आउट पेशेंट को देखते रहते हैं, तो उनको टीबी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और हर समय, हर रेसिडेंसी में हमें 1 या 2 स्टूडेंट्स ऐसे ही आते ही हैं जिनको टीबी हो जाता है, और फिर उनका इलाज करना पड़ता है। तो हम सोचते हैं डॉक्टर को हो गया, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास में ही होगा, कि जो स्लम में रहते हैं उनको ही होगा, किसी को भी हो सकता है, कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस लीजिए उनको होता है। तो इस प्रकार का टीबी अभी ऑल ओवर द सोसाइटी मौजूद है। अभी अगर हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी देखे जाए तो कैसे हम बोले ड्रग रेजिस्टेंट टीबी? टीबी के मेन 4 दवाई हैं, ऑलरेडी वो दवाई के नाम डिस्कस किए गए हैं, आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या दवाई के नाम हैं, लेकिन 4 मेन दवाई है। तो कोई भी पेशेंट जब भी टीबी की ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो उसको 4 दवाई हम चालू करते हैं। अगर उसमें से कोई भी एक दवाई काम नहीं करता है तो हम उसे मोनो रेजिस्टेंस बोलते हैं। मोनो मतलब 1, रेजिस्टेंस मतलब वो दवाई काम नहीं कर रही है। तो कोई एक दवाई अगर काम नहीं करती है तो उसको हम मोनो रेजिस्टेंस बोलते हैं। पॉली रेजिस्टेंस मतलब, पॉली मतलब एक से ज़्यादा, 2। तो कोई भी 2 दवाई अगर काम नहीं करती है तो उसको पॉली रेजिस्टेंस बोलते हैं। अभी ये मोनो रेजिस्टेंस, पॉली रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम मुंबई में इतना नहीं है जितना दिल्ली में है। दिल्ली में मोनो और मतलब एक दवाई या 2 दवाई काम नहीं की, बाकी की दवाई काम करेगी। मुंबई में ये प्रॉब्लम है, एमडीआर टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, और इससे हमें बहुत डर लगता है, क्योंकि इसमें जो मेन 2 दवाई है, INH एंड रिफाम्पिसिन, ये 2 दवाई के नाम आप याद रखिए, INH एंड रिफाम्पिसिन। ये 2 दवाई अगर काम नहीं करेगी, मतलब आपका जो टीबी का मेन ट्रीटमेंट है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या एमडीआर टीबी बोलते हैं। और फिर एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस, जिसमें बहुत सारी, जो स्टार्टिंग की 4 दवाई है, जो सेकेंड लाइन दवाई है, कोई भी काम नहीं कर रहा है, इसको हम XDR टीबी या एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं।
नाउ आपने पेपर में बहुत पढ़ा होगा, हिंदुजा हॉस्पिटल में काफ़ी सारा चर्चा हुआ था जब ये रिपोर्ट्स आए कि टीडीआर मतलब टोटली ड्रग रेजिस्टेंस, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है, ऐसे इस प्रकार के केसेस हुए थे और इसी से टीबी की एपिडेमिक इतने पेपर में चर्चा हुई। ये सबसे पहले एक्चुअली रिपोर्ट किया गया था ईरान में, ये जो जर्नल में रिपोर्ट किया गया था टोटली ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन इन ईरान, ये सबसे पहले वहाँ से आया। फिर हिंदुजा हॉस्पिटल ने ये डिक्लेयर किया कि उन्होंने 4 पेशेंट देखे हुए हैं जिसके टीडीआर है, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, और बहुत चर्चा हुई पेपर में। गवर्नमेंट ने बोला टीडीआर जैसा कोई टर्म नहीं है, ये लोग बोल रहे हैं नहीं टीडीआर टर्मिनोलॉजी और वो सब में जाना नहीं है। पेपर में बहुत आया, ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में फिर से ये कमेंट था, सेंट्रल टीम सेज इट इज़ XXDR एंड नॉट इनक्योरेबल टीबी, मतलब ये टीडीआर नहीं है। बहुत सारी चर्चा हुई इसके ऊपर। फाइनली WHO ने भी उसके ऊपर एक स्टेटमेंट इशू किया लास्ट ईयर और उन्होंने बोला कि हम ये टर्म टीडीआर एक्सेप्ट नहीं करते। चर्चा ये बात नहीं है कि टीडीआर है, XDR है, MDR है, चर्चा ये है कि टीबी इस तरह से चेंज हो रहा है कि जहाँ पे कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है, धीरे धीरे दवाई का असर कम होता जा रहा है। वो हमें दिखाई दे रहा है कि ये अभी नई एक समस्या है। लास्ट 10 साल पहले जो समस्या अपने देश की थी वो HIV थी। अभी HIV तो काफ़ी कम हो गया है अपने कंट्री में, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम अपने देश में जो है वो MDR TB का है। TB भी नहीं, MDR TB का प्रॉब्लम है और ये मुंबई अभी उसका सेंट्रल हब है, यहाँ से पूरे देश में फैलेगा वो। तो ये मेजर एक प्रॉब्लम है। अगर आप TB के ट्रीटमेंट देखा जाए तो 4 दवाई स्टार्टिंग के 2 महीने देते हैं हम लोग, और फिर बाकी के जो 2 बैकबोन है, जो हम INH और रिफाम्पिसिन, जो मैंने 2 दवाइयों का नाम लिए, वो हम 7 महीने से लेकर 10 महीने तक चलाते हैं। तो इतना लंबा सफ़र है TB के ट्रीटमेंट के बारे में। और MDR में यही 2 दवाई INH एंड रिफाम्पिसिन काम नहीं करते हैं, तो हमें सेकेंड लाइन दवाई चालू करनी पड़ती है। सो ट्रीटमेंट लंबा है TB का। अभी ये TB क्यों होता है? खांसी खाने से होता है, इस तरह से खांसी, बिना कुछ कपड़ा रखे, बिना कुछ हैंकीचिफ रखे, बिना रुमाल रखे हम खांसी खाते हैं। वो TB के जर्म्स वातावरण में रहते हैं। हम सोचेंगे अभी यहाँ पे कोई ऑडियंस बैठी है, उसको TB है और अगर वो खांस रहा है तो क्या हमको भी हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा। TB होने के लिए हमको नज़दीक रहना पड़ता है, काफ़ी टाइम तक रहना पड़ता है, एटलीस्ट 2-3 घंटा उसके सामने रहना पड़ता है। और एक रूम में अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और आप वहाँ पे बैठे हैं, आपको TB नहीं होने वाला है, लेकिन कोई आपके नज़दीक है, एक रूम में रहते हैं। अगर आप देखें तो TB के पेशेंट्स जिसको भी हम पूछे आपका घर कितना बड़ा है, काफ़ी लोग बोलते हैं घर छोटा है। एक रूम में कितने लोग रहते हैं? एक रूम में 10 से 12 लोग रहते हैं। उस हिसाब से आप देखा जाए एकदम नज़दीकी में कोई रहता है तो उसको TB हो सकता है। खास करके बोलते हैं अगर कोई पेशेंट है, आप उसको अलग नहीं रख सकते हैं, आपके पास दूसरा रूम नहीं है, आप हॉस्पिटल में भी नहीं रख सकते हैं, तो एटलीस्ट उसको हैंकरचिफ पहनाइए या मास्क पहनाइए कि दूसरे लोगों को ना हो। और इस प्रकार से हवा से होता है, मतलब हवा में किसी ने खांसी खाया, आप गार्डन में घूम रहे हैं और कोई TB का पेशेंट है वहाँ से आपको नहीं होगा क्योंकि ऑटोमेटिकली वो हवा में निकल जाएगा। लेकिन क्लोज रूम में है, नज़दीक में रहते हैं, तो ये TB आपको हो सकता है। इस प्रकार से अगर आप खांसी खाते हैं, एटलीस्ट हमारी बेसिक हाइजीन है, रुमाल यूज़ करिए या फिर हैंकरचिफ यूज़ करिए, नैपकिन यूज़ करिए, ऐसे खांसी मत खाइए। मेजर प्रॉब्लम अपने देश का जो है वो ओवरक्राउडिंग। ये स्लाइड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्लम्स में ही TB होता है, TB हर एरिया में हो रहा है। और अगर ओवरक्राउडिंग देखा जाए तो ये तो स्लम तो एक फर्स्ट फ्लोर तक जाते हैं आजकल तो 3rd फ्लोर के भी स्लम्स मैंने देखे हुए हैं, लेकिन स्लम्स एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होते हैं। और स्काई स्क्रेपर्स जो है आजकल जो टावर बन रहे हैं 60 साल के 60 फ्लोर्स टावर और वो सब, तो एक एरिया में 1 एकड़ की ज़मीन में कितने लोग रह रहे हैं? तो ओवरक्राउडिंग सब जगह है, ओवरक्राउडिंग स्लम में भी है और ओवरक्राउडिंग टावर्स में भी हो रहा है। एक रीज़न ये है। तो TB एक छोटी सी जगह में रहने से, सब लोग साथ में रहने से होता है। आप मॉल्स में जाइए, अगर सब लोग एक साथ में है और ओवरक्राउडिंग है, या ट्रेन्स में, कई बार मुझे काफ़ी पेशेंट ने बोला हमारे घर में किसी को TB नहीं है, हम लोग ओवरक्राउडिंग में नहीं रहते हैं, तो भी हमको कैसे हुआ? शायद आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, शायद आप स्कूल बस में जा रहे हैं,
और बहुत क्लोज कम्युनिकेशन हुआ है आपका, तो हो सकता है आपको इस प्रकार का टीबी। दूसरी एक चीज़ जो हम काफ़ी टाइम भूल जाते हैं कि हम लोग दूध पीते हैं, कई बार टीबी दूध में से भी आता है। और ख़ास करके जिसको आंतड़ी का टीबी रहता है या जिसको पेट की टीबी होती है, वो खांसी खाने से नहीं होती है, उसको दूध पीने से होती है। कई बार लोग तबेले के दूध लाते हैं और कच्चा पी जाते हैं, मतलब आज नहीं उबालते हैं, कल का दूध उबालेंगे, तो वो बोलेंगे नहीं हम उबाला हुआ ही दूध पीते हैं। लेकिन कभी आप पूछेंगे कभी एक बार भी आपने बिना उबाला हुआ दूध पिया? हाँ, एक आध बार तो हो गया है। तो वो बिना उबाला वाला दूध भी आपको दे सकता है, क्योंकि टीबी गाय भैंस में भी होता है, और अगर वो प्रकार का टीबी आपको हुआ तो आपको पेट का टीबी हो सकता है। तो दूध अगर आपने बिना उबाला हुआ पिया तो भी आपको टीबी हो सकता है। तो ऑलवेज दूध उबाल के ठंडा करके पीजिए, बिना उबाला कच्चा दूध मत पीजिए। टीबी के काफ़ी सारे आपने ये देखा, ये एक्सरे में इतनी बड़ी कैविटी है, या किसी को दोनों फेफड़े में टीबी स्प्रेड हो गया है, या किसी को पानी भर गया है, या किसी को ऐसी गांठ हो गई है टीबी की, या किसी के हड्डी के अंदर ये कैविटी हो गया है। तो टीबी काफ़ी सब प्रकार के टीबी है, सब ठीक हो सकते हैं, सिर्फ टाइम लंबा है। मेन थिंग आप पूछेंगे, अगर ट्रीटमेंट तो हमको पता चला कि 6 महीना 1 साल का ट्रीटमेंट है, लेकिन हमको टीबी कैसे ना हो। अगर कोई पेशेंट है जिसको टीबी है, उसको मास्क पहनाइए। हमारे हॉस्पिटल में जब भी शुरुआत में हम लोग टीबी देखते थे तो हम लोग मास्क नहीं पहनते थे, क्योंकि हमने सोचा कि नहीं, बच्चों में से हमको कैसे टीबी होगा, बड़ों का खांसी से हमको टीबी होता है। लेकिन जब एमडीआर टीबी इतना फैला, उसके बाद हम लोग सब लोग हॉस्पिटल में मास्क पहनते हैं। ओपीडी के अंदर, क्लिनिक के अंदर एक एक करके एक पेशेंट को अंदर लाते हैं, सब पेशेंट को एक साथ नहीं बुलाते हैं। सब पेशेंट बाहर गार्डन में वेट करते हैं, वेटिंग रूम में भी नहीं, गार्डन में वेट कीजिए। हम उसको शांति निकेतन बुलाते हैं, आप शांति निकेतन में वेट करिए, क्योंकि उस तरह से किसी एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट का टीबी नहीं होगा। तो वो बहुत ज़रूरी है, ओवर क्राउडिंग आपको नहीं करना है। और अगर कोई पेशेंट को उस प्रकार का टीबी है जिससे फैल सकता है, तो उसको बोलते हैं मास्क पहन के आए। अगर उनको शर्म लगती है, नहीं हम मास्क पहन के कैसे आए, रुमाल बांध के आइए। जैन लोग हैं, जैन लोग रुमाल बांधते हैं ना, तो आप भी रुमाल बांध के आइए। तो उस तरह से प्रिवेंशन हो सकता है, ये मेन है। सब हॉस्पिटल में टीबी के पेशेंट्स एडमिट नहीं किए जाते। अभी डॉक्टर कुलकर्णी मुझे पूछ रही थी, आपके हॉस्पिटल में टीबी के पेशेंट्स एडमिट किए जाते हैं? मैंने बोला हाँ, किए जाते हैं। सब हॉस्पिटल्स में नहीं होते हैं। और अगर आपको टीबी हुआ और आपको कोई हॉस्पिटल में लिया नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप सिवरी हॉस्पिटल में जाएंगे जो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, जहाँ पे ऑलरेडी जगह नहीं है, जहाँ पे ऑलरेडी आइसोलेशन रूम या सेपरेट रूम नहीं अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे? एटलीस्ट घर पे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स को घर पे रखा जाता है, आप घर पे रखिए, दवाई घर पे लेते रहिए, मास्क पहनाइए। घर में किसी को टीबी है, वो मास्क पहनेगा, बाकी सबको नहीं होगा। और इसीलिए किसी को भी घर में टीबी होता है तो हम बोलते हैं घर में जितने लोग हैं सबका एक्सरे निकालिए। किसी को शुरुआत की टीबी होगी तो पता चलेगा, फिर टीबी बहुत फैल जाएगी और बाद में पता चला तो फिर दवाई करना मुश्किल रहेगा। तो जिसको भी घर में टीबी होता है, आपके घर में किसी को हुआ है, आप सबका एक्सरे एक बार निकलवाइए। किसी को रहेगा शुरुआत की तो पता चलेगा। अभी एमडीआर टीबी आप पूछेंगे, ये एमडीआर टीबी होता कैसे है? सिर्फ जैसे रेगुलर टीबी होता है वैसे ही होता है, खांसी खाने से आता है, दूध पीने से आता है, अगर कच्चा दूध पिया तो। लेकिन ये एमडीआर हुआ कैसे? अगर ये टीबी जो नॉर्मल था वो एमडीआर कैसे बन गया? क्योंकि 6 महीने की ट्रीटमेंट लेना मुश्किल है। कई लोग 6 महीने की ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, बीच में दवाई भूल जाते हैं, नहीं लेते हैं। कई बार बच्चों में ये होता है कि हम लोग दवाई चालू करते हैं, फिर बच्चे का वज़न बढ़ता है, वज़न के हिसाब से दवाई का डोज नहीं बढ़ा, तो डोज उसको कम गया, तो कम डोज की वजह से भी ये बैक्टीरिया चेंज हो जाते हैं। या किसी को ट्रीटमेंट टीबी फिर से हुआ तो भी उसको ये ड्रग रेजिस्टेंस हो सकता है। या किसी को ऑलरेडी ड्रग रेजिस्टेंस है, एमडीआर है, और वो उसके साथ रहता है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो ड्रग रेजिस्टेंट बग्स आने वाले हैं। तो अभी हमें ये पता चला कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी या एमडीआर टीबी मेन कारण ये है कि हम लोग ट्रीटमेंट बरोबर नहीं करते हैं रेगुलर टीबी का, उसके कारण हो रहा है। तो जैसे हमको बताया जाता है आपको 6 महीना लेना है या आपको 7 महीना लेना है, वो शुरुआत में कोई डॉक्टर नहीं बता पाएगा कि आपको 6 महीने का ही कोर्स है या आपको 9 मंथ्स का ही कोर्स है। आपकी जैसी रिस्पॉन्स होती है ट्रीटमेंट पे, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको कितने महीने का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अभी
MDR टीबी, जैसे रेगुलर टीबी का हम बोलते हैं 4 दवाई लो 2 महीने के लिए, बाकी की 2 दवाई फिर 7 महीना 10 महीना चलेगी। MDR ट्रीटमेंट में कैसी ट्रीटमेंट होगी? कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है? गवर्नमेंट ने MDR टीबी का ट्रीटमेंट फ्री चालू किया है। उसमें उन लोगों की एक स्टैंडर्ड थेरेपी है, लेकिन हर पेशेंट में वो स्टैंडर्ड थेरेपी नहीं चल सकती है, क्योंकि हर पेशेंट एक अलग इंडिविजुअल है, अलग इंसान है। तो उसको कौन सी दवाई असर करेगी वो अलग हिसाब से जाना पड़ता है। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है कि हमको इतनी दवाई देनी है, एटलीस्ट 4 दवाई देनी है या 5 दवाई देनी है, वो हम डिसाइड करते हैं। मेन प्रॉब्लम MDR टीबी का ये है कि हमको एक इंजेक्शन देना पड़ता है, और ये इंजेक्शन सिर्फ 1 महीने या 2 महीने के लिए नहीं है। कई बार ये इंजेक्शन हम लोग 6 महीने तक देते हैं, कई बार हम लोगों ने 12 महीने भी इंजेक्शन दिए। कई बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, हमारे GP ने बोला है आप इंजेक्शन कभी बंद कर रहे हैं, अभी 60 इंजेक्शन हो गया, अभी 90 इंजेक्शन होगा, आप कभी बंद कर रहे हैं? तो हाँ, मैं उनको बोलती हूँ आप मुझे 4 महीना पूछिएगा ही मत कभी इंजेक्शन बंद हो रहा है, या 6 महीना पूछिएगा ही मत कभी इंजेक्शन बंद हो रहा है। तो अगर आपको बचना है इस प्रकार के थेरेपी जहाँ पे आपको रोज़ इंजेक्शन लेना पड़े, तो जो रेगुलर टीबी है उसकी इलाज अच्छे से करवाइए। दूसरा चीज़, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो उसका नेक्स्ट स्टेप है ऑपरेशन। जो भी खराब भाग है जहाँ पे टीबी है उसको निकाल दीजिए, ऑपरेशन, तो उससे भी क्योर हो सकता है। लेकिन वो लास्ट स्टेज है, तो आपको वहाँ तक पहुँचना ही नहीं। जो चीज़ दवाइयों से ठीक हो सके, मैं हर टाइम कोई भी पेशेंट मुझे बोलता है लंबी ट्रीटमेंट में, बोलती हूँ किसी को डायबिटीज़ है, आपने कभी सुना है कि वो डायबिटीज़ निकल गया उसके शरीर से, क्योर हो गया? नहीं, उसको लाइफ टाइम के लिए दवाई लेनी पड़ती है। या किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो क्या वो ब्लड प्रेशर की बीमारी चली गई उसको? नहीं, दवाई तो लाइफ टाइम के लिए है। तो आप सोचिए ये टीबी की बीमारी है, लाइफ टाइम तो दवाई नहीं है, 6 महीना है, तो वो आप लीजिए, आराम से लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी टीबी की दवाई के बारे में मुझे आपको बताना है। कोई ऐसा वंडर ड्रग नहीं है कि जिससे एक दवाई ले ली और टीबी चला गया, ऐसे कोई भी दवाई नहीं है। आयुर्वेद में भी टीबी था, आपने सुना कि सुश्रुत के समय से भी टीबी चालू था, तो वहाँ पे भी कोई ऐसा वंडर ड्रग नहीं था कि एक दवाई ले ली और मुझे मिल गया। और ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपको कोई डॉक्टर बोलेगा कि नहीं ये ले लीजिए, आपको 15,000 रुपया दीजिए और ये ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई पब्लिसिटी या कोई एडवर्टाइजमेंट पे मत जाइएगा, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो काम करेगा। अभी मेन प्रॉब्लम MDR टीबी का, आप सुनते हैं 4 दवाई रेगुलर टीबी के लिए। अभी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने काफ़ी वो चारों दवाई एक गोली के अंदर डाल के आपको दे दी, तो आपको सिर्फ एक गोली सुबह खाली पेट लेना पड़ता है सुबह। तो जो 4 दवाई है वो एक गोली के अंदर आ गई। MDR टीबी में ऐसा नहीं होता है, अलग अलग लेनी पड़ती है। कोई सुबह लेनी पड़ती है, कोई रात को लेनी पड़ती है, कोई शाम को लेनी पड़ती है। तो जहाँ पे एक गोली लेनी थी, अभी आपको लेनी पड़ रही है 13 से 15 गोली। तो इतनी सारी गोलियाँ खानी पड़ती है। और कई बार मेरे पेशेंट मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हम स्कूल में कैसे बेचें बच्चे को, अगर सुबह भी लेनी है, दोपहर को भी लेनी है, शाम को भी लेनी है, रात को भी लेनी है, तो हम स्कूल में कैसे भेजें? तो ये मेजर इश्यू हो जाता है कि नहीं, बच्चा ठीक है, स्कूल में जाने का प्रॉब्लम है क्योंकि दवाइयाँ खानी है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है, और ये सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं है, ये 1.5 साल 2 साल तक इतनी प्रकार की दवाइयाँ खानी पड़ती है। दूसरा प्रॉब्लम, आप कोई डॉक्टर को पूछेंगे आप 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स लेंगे? हाँ लेंगे। 3 दिन के बाद डॉक्टर ही खुद बंद कर देते हैं। तो आप किसी को कैसे कहेंगे कि आप 18 महीना लीजिए या 24? तो यही प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम ये है, कोई दवाई खाता नहीं है। और जहाँ पे भी चीज़ फ्री में मिलती है वहाँ पे तो दवाई विंडो के बाहर जाती है। तो वो हम लोग भी देख रहे हैं, यहाँ पे फ्री लेक्चर चल रहा है आज तो जो फ्री में चीज़ मिलती है, कई बार मेरे पास ऑर्फनेज से बच्चे आते हैं, 2-3 ऑर्फनेज आते हैं हमारे पास। अगर इनको टीबी है और उनको सुपरवाइज करके उनके केयर टेकर ने दवाई नहीं दी और हाथ में दे दी एक गोली, तो वो लड़की विंडो के बाहर वो गोली। ओके, तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। एडियरेंस का प्रॉब्लम बहुत ही इशू है। कॉस्ट, किसी को सेकेंड लाइन दवाई चालू की मैंने, तो खर्चा 6,000 से 10,000 रुपये महीने का एक पेशेंट का। अगर वो परिवार में 3 जन को टीबी है तो 3 जन का खर्चा 30,000 रुपये महीने का। गवर्नमेंट में फ्री मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट में सिर्फ एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मिल रहा है। अगर कोई अलग से दवाई देनी है तो प्रॉब्लम। तो आजकल जो हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले भी लोग हैं, वो भी गवर्नमेंट में नाम डलवाते हैं कि एटलीस्ट वहाँ से कुछ दवाई तो फ्री में मिलेगी। इतना महंगा ये खर्चा है। तो
एक तो साइड इफ़ेक्ट, ऊपर से आप इतनी सारी दवाइयाँ लीजिए और ऊपर से कॉस्ट, मतलब कहीं से भी आपको ऐसा आराम नहीं है कि अच्छा यहाँ से कुछ आराम है या यहाँ से कुछ आराम है। और साइड इफ़ेक्ट्स तो आप पूछिए मत, इतने प्रकार के साइड इफ़ेक्ट हैं। इंजेक्शन से किसी को सुनने का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को थायराइड के प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैं साइड इफ़ेक्ट्स का लिस्ट आपको नहीं सुनाऊंगी वरना आप यहीं से भाग जाएंगे अभी। लेकिन एटलीस्ट ध्यान रखना है कि ये जब भी हम सेकेंड लाइन दवाई चालू करते हैं, हमें ब्लड टेस्ट हर महीने करना पड़ता है। तो हम शुरुआत से ही बोलते हैं देखिए ये सेकेंड लाइन है, इसमें साइड इफ़ेक्ट्स हमें नहीं चाहिए, हमें उसके सिर्फ अच्छे इफ़ेक्ट चाहिए। तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने के लिए हमें ब्लड टेस्ट हर महीने करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का है। और उसके बाद आप पूछेंगे उसके बाद फ़ायदा क्या, इतना सारा खर्चा करके इतनी सारी दवाइयाँ खा के उसका कुछ नतीजा तो अच्छा होना चाहिए। नतीजा अच्छा है तो मेरी एक्सपीरियंस ये 2007 में मैंने टीबी क्लिनिक चालू की सेपरेटली, और 2010 तब तक 500 चिल्ड्रन टीबी के आ चुके थे, उसमें से 34 पेशेंट्स को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी था। अभी 2010 से 2013 में से हम लोग ऑलमोस्ट सेंचुरी क्रॉस करने वाले हैं जहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। तो आप देखेंगे कि सिर्फ 3 साल में 3 गुना ज़्यादा टीबी, एमडीआर टीबी हमने देखा। और आप देखेंगे एज ग्रुप, आपने सुना बड़ों में, ये तो मैं दिखा रही हूँ आपको, सबसे ज़्यादा 5 साल के नीचे, 5 से 10 साल, ये एज ग्रुप है बच्चों में टीबी होने का। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा उन्होंने टीबी ट्रीटमेंट पहले ली हुई है। और अगर आप किसी को भी पूछेंगे इनमें से 50% के ऊपर है, 60% है ऑलमोस्ट, उनको पूछेंगे आपने बरोबर से दवाई लिया, नहीं नहीं बीच बीच में बंद कर दिया था, यही प्रॉब्लम है। और घर में किसी को टीबी है ऑलमोस्ट 50%। तो ऐसा ही है, घर में किसी को है, आप सबका एक्सरे करवाइए, किसी को होगा शुरुआत का तो पता चलेगा। और आप देखेंगे काइंड ऑफ टीबी, एनडीआर, एक्सडीआर वहीं पे जा रहा है। ये तो एक पेशेंट था 2010 में, अभी मेरे पास 6 पेशेंट्स है एक्सडीआर टीबी के, मतलब ऑलमोस्ट ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। और ये सब दवाइयाँ के लिस्ट है, आपको वो नहीं देखना है, आपको देखना है जो हमारी बैकबोन है, INH एंड रिफेम्पिसिन, वो सबसे ज़्यादा 100%, 97%, मतलब जो प्रकार का टीबी मुंबई में है, जहाँ पे हमारी 2 मेन दवाई है टीबी की, वो काम नहीं कर रही है, उस प्रकार का टीबी है। और यहाँ से अभी पूरे देश में जा रहा है इस प्रकार का टीबी। एक क्लासिकल एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक 6 साल की लड़की आई थी, उसको खांसी और बुखार था 2 महीने से, उसने टीबी का ट्रीटमेंट लिया हुआ था 1 साल पहले। उसकी नानी को टीबी था, जो गवर्नमेंट से डॉट्स ले रही थी, लेकिन वो लेती थी नहीं लेती थी, उस प्रकार का टीबी। तो पूरा सेटिंग था, उसको 1 साल पहले टीबी, उसकी नानी घर में है, उसको टीबी, जो बराबर से ट्रीटमेंट नहीं ले रही है। तो उसको तो हमें शक था कि एमडीआर टीबी निकलेगा, उसका टेस्ट करवाया, उसको एमडीआर टीबी निकला। उसको हमने इंजेक्शन चालू किया और ऊपर से दूसरी 4 सेकेंड लाइन दवाई चालू की। वो ठीक तो हो गई, लेकिन उसको क्या प्रॉब्लम हुआ, उसको थोड़ा सुनने में कम हुआ, इतना ज़्यादा नहीं। उसके पेरेंट्स को हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं, उसको सिर्फ टीवी देखते समय थोड़ा लाउड चाहिए, मतलब उतना भी साइड इफ़ेक्ट हो रहा है उसको। और उसको थायराइड का प्रॉब्लम हुआ जो दवाई बंद करने से ठीक हो गया। मतलब इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमको मॉनिटर करने पड़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी सारे पेपर्स पब्लिश किए टीबी के ऊपर, और ख़ास करके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। और फिर यूएस में जो ये जर्नल है हमारी पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिजीज़ जर्नल, तो उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया कि आप एमडीआर टीबी जो है उसके ऊपर एक आर्टिकल लीजिए, क्योंकि वहाँ पे वो लोग ये प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं। वेस्टर्न यूरोप में ये प्रॉब्लम नहीं देख रहे, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा अफ्रीका में देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका, लेकिन वहाँ पे HIV का प्रॉब्लम ज़्यादा है, इसकी वजह से वो देख रहे हैं। और अपने कंट्री में बिना HIV ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम के लिए उनको जानकारी चाहिए थी कि कैसे डील करें, तो ये पेपर मैंने लिखा था। अभी आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको मैं ये समझाना चाहती हूँ कि ये दोनों टॉक सुनने के बाद, दोनों लेक्चर सुनने के बाद आप घबराइए मत कि टीबी इस प्रकार का है। टीबी ठीक हो सकता है, लेकिन आपको एमडीआर तक पहुँचना नहीं है। जो फर्स्ट लाइन है उसमें ही आप अगर अच्छे से ट्रीटमेंट लेंगे तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। आप पूछेंगे कि अगर हम BCG का लेते हैं डोज, टीका जो जन्म पे, तो हमको टीबी क्यों, वो प्रिवेंट हो सकता है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। BCG का टीका जो है वो
सिवियर फॉर्म मतलब ज़्यादा प्रमाण में जो टीबी होता है उसको प्रिवेंट करता है। किसी को टीबी होने से नहीं प्रिवेंट कर सकता है, लेकिन किसी को ज़्यादा प्रमाण में ना हो तो वो बीसीजी वर्क करता है। लेकिन किसी को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी ना हो वो तो कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो आपको होना ही है। अगर किसी को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी और वो जर्म्स आपके अंदर आ गए तो वो आपको होना ही है। आपको टीबी कैसे ना हो, हाउ डू आई प्रिवेंट गेटिंग टीबी? आपको टीबी कैसे ना हो, आप ओवर क्राउडिंग अवॉइड करिए, साफ़ सुथरा रखिए अपने एनवायरनमेंट को, घर के। हम इंडियंस में एक खासियत है, हम अपना घर बहुत अच्छा रखते हैं और जैसे ही दरवाजे के बाहर जाते हैं सब कुछ वहीं पे डालते हैं। वो अपनी एक खासियत है। आप रास्ते पे चलिए, सुबह को वो स्वीपर सब रास्ता क्लीन करके जाता है, शाम को आप जाएंगे पेपर यहाँ पे होगा, कुरकुरे का पैकेट यहाँ पे होगा, एक तंबाकू का पैकेट यहाँ पे होगा, एक गुटखे का पैकेट यहाँ पे होगा। तो हम लोग की खासियत है कि हम घर तो साफ रखते हैं, बाहर जाके भूल जाते हैं सब कुछ। तो अगर आपको टीबी नहीं चाहिए तो अपने घर के साथ अपने देश को भी साफ रखना ही पड़ेगा। दूसरा, ओवर क्राउडिंग अवॉइड करिए और जिसको भी खांसी है वो मास्क पहनिए। और ड्रग रेजिस्टेंस कैसे, अगर मुझे नहीं चाहिए तो जिसको भी टीबी हुआ है ट्रीटमेंट बरोबर से लेना पड़ेगा, उसका और कोई चारा नहीं है। ड्रग रेजिस्टेंस कैसे डायग्नोज होता है वो तो लेबोरेटरी में टेस्ट करने से ही पता चलता है। ऐसे नहीं पता चलेगा कि इसको इस प्रकार की खांसी है तो उसको ड्रग रेजिस्टेंट है, नहीं, वो वैसे नहीं पता चलेगा, टेस्ट करने से ही पता चल सकता है। एमडीआर टीबी क्योर हो सकता है कि नहीं? हाँ, अभी जो 94 पेशेंट्स हैं मेरे पास उसमें से एक ही पेशेंट क्योर नहीं हुआ है, बाकी सब क्योर हो रहे हैं। काफ़ी क्योर हो चुके हैं, काफ़ी के ट्रीटमेंट बंद हो चुके हैं, काफ़ी ऑन ट्रीटमेंट है जिसको बरोबर से ट्रीटमेंट जा रही है और वो क्योर हो रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं सेंचुरी में एक बोल रही हूँ कि 1% क्योर नहीं हो रहा है तो ये एक प्रकार का टीबी क्योर हो सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट लंबा है। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आप लोगों को मज़ा आया ये लेक्चर सुनने में और डर नहीं लगा टीबी के बारे में जो मैं घबरा गई थी। ओके, थैंक यू वेरी मच।